इस वीडियो में हम उत्तराखंड हिस्ट्री का थर्ड पार्ट कवर करेंगे। तो शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्कंद पुराण के बारे में कि उस स्कंद पुराण उत्तराखंड से किस तरह से रिलेटेड है। तो स्कंद पुराण में 5 हिमालयी खंडों का वर्णन है। हिमालय जो है एक बहुत लंबी सीरीज़ है, ये पर्वतों की एक बहुत लंबी सीरीज़ है। हमको जो हिमालय दिखता है वो इतना ही नहीं है। हिमालय जो है शुरू होता है मुझे यहाँ उत्तर में एग्जैक्ट पता नहीं कि कहाँ पर से शुरू होता है, और मतलब हिमाचल को कवर करता है। हिमाचल को कवर हुआ आगे बढ़ता है, उत्तराखंड में आता है। उत्तराखंड के बाद फिर नेपाल में आता है। मैं ये जो मेन मुख्य हिमालय जो है उसकी बात कर रहा हूँ, सफ़ेद पर्वत चोटी। तो उसके बाद फिर ये हिमालयी क्षेत्र आगे को बढ़ता जाता है, पूरा नेपाल कवर करता है। नेपाल कवर करने के बाद फिर और आगे जाता है यहाँ आसाम वगैरह को, और यहाँ से लास्ट में जो है इस तरीके से घूम जाता है। तो एक वलय के आकार का ये पर्वत है हिमालय। तो हमको तो खाली उत्तराखंड में दिखाई देती हैं कुछ। अगर हम पिथौरागढ़ की बात करें तो पिथौरागढ़ में हमको केवल कुछ चोटियाँ दिखाई देती हैं, जिसमें से 5 चोटियाँ जो हैं इस टाइप की, पंचाचूली इसको बोलते हैं, वो दिखाई देती है पिथौरागढ़ से। केवल इतना सा पोर्शन ही हम पिथौरागढ़ से देख पाते हैं, लेकिन इससे आगे भी कई बहुत लंबा जो है हिमालय की रेंज है। और नेपाल में सबसे बड़ा जो पर्वत है माउंट एवरेस्ट, वो नेपाल में इसी हिमालय में है। और भी कई सारी चोटियां हैं यहाँ पर तो बहुत लंबा पर्वत है, हमको केवल एक ही पोर्शन दिखाई देता है। तो स्कंद पुराण में जो है 5 हिमालय खंडों का वर्णन है। तो 5 हिमालय खंड में कौन कौन से हिमालय खंड हैं? एक तो नेपाल हिमालय है, दूसरा कश्मीर, यानी कि ये कश्मीर से शुरू होता होगा, कश्मीर में भी हिमालय पाया जाता है, ठीक है। तो कश्मीर हिमालय हो गया, एक नेपाल हिमालय हो गया, एक जलंधर हिमालय है, ठीक, जलंधर हिमालय। और जो 2 हिमालय हैं जो उत्तराखंड एक्चुअल में जो उत्तराखंड में पाए जाते हैं, वो है केदारखंड और मानसखंड। तो 5 स्कंद पुराण के 5 हिमालय खंड कौन है? नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, जलंधर हिमालय और केदारखंड और मानसखंड। तो जो एक केदारखंड है और मानसखंड है, ये दोनों उत्तराखंड में पाए जाते हैं हिमालय के। तो जो एक केदारखंड है ये असल में गढ़वाल क्षेत्र है। आधुनिक अभी जो उत्तराखंड है उसका गढ़वाल क्षेत्र जो है वो केदारखंड के अंदर आता है। और जो मानस खंड है ये आता है कुमाऊं के अंदर। केदारखंड किसको कहते हैं? माया क्षेत्र से हिमालय तक के भाग को कहते हैं केदारखंड। अब ये जो माया क्षेत्र है, ये माया क्षेत्र का मतलब है हरिद्वार। यहाँ पर जो ये माया क्षेत्र लिखा है, माया क्षेत्र को हरिद्वार कहते हैं अभी। तो हरिद्वार से लेके हिमालय तक का, यानी कि जो लंबा भूभाग होगा, हरिद्वार यहाँ पर है, तो यहाँ पर से जो लंबा हिमालय तक का, यहाँ तक का पोर्शन जो है कहलाता है केदारखंड या फिर गढ़वाल, आधुनिक गढ़वाल जिसको बोलते हैं। और मानस खंड जो है वो नंदा देवी पर्वत चोटी है हिमालय में, तो नंदा देवी से कालागिरी तक का क्षेत्र कहलाता है मानस खंड। तो अगर हम बात करें तो कुमाऊं और गढ़वाल को डिवाइड करने वाली जो पर्वत चोटी है वो है नंदा देवी। तो नंदा देवी डिवाइड करती है, इस साइड हो जाता है गढ़वाल और इस साइड हो जाता है कुमाऊं। तो कुमाऊं और गढ़वाल को डिवाइड करने वाली पर्वत चोटी अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो है नंदा देवी पर्वत चोटी। बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को हिमवंत कहा गया है। तो बौद्ध साहित्य में ये भी 1 नंबर का क्वेश्चन है। जितने भी पॉइंट यहाँ पर बने हुए हैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को क्या कहा गया है? तो बौद्ध साहित्य में इस क्षेत्र को कहा गया है हिमवंत कहा गया है, ठीक। केदारखंड व मानसखंड को का विभाजन बिंदु नंदा देवी पर्वत था, ठीक। केदारखंड और मानसखंड को, यानी कि कुमाऊं और गढ़वाल को जो विभाजन करती है पर्वत चोटी, वो कहलाती है नंदा देवी। आगे बढ़ते हैं, फिर आ जाता है केदारखंड के बारे में जानते हैं थोड़ा सा। हम केदारखंड और मानसखंड के बारे में ही पढ़ेंगे इस चैप्टर में केवल, क्योंकि उत्तराखंड में केवल हिमालय के 2 ही जो भाग हैं वो मिलते हैं, या हिमालयी खंड मिलते हैं, जिनका नाम है केदारखंड और मानसखंड, ठीक है। नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, जलंधर हिमालय, ये अलग है। तो बात करते हैं केदारखंड की, यानी कि आधुनिक गढ़वाल की। बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड आदि इसके नाम हैं। बद्रिकाश्रम, तपोभूमि, स्वर्गभूमि, केदारखंड, ये सारे नाम हैं केदारखंड के लिए, यानी कि गढ़वाल के लिए। 1515 ईस्वी में गढ़वाल नाम अस्तित्व में आया था। तो गढ़वाल नाम कब अस्तित्व में आया? क्वेश्चन आएगा 1 नंबर का, 1 ही नंबर के हैं वैसे सारे क्वेश्चन। तो 1515 में जो है गढ़वाल नाम जो है अस्तित्व में आया। ये इतिहासकार हैं हरिराम धस्माना और भजन सिंह और डॉक्टर शिवानंद नौटियाल।
इनके नाम भी आ सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक इतिहासकार है। ठीक है, तो हरिराम धस्माना, भजन सिंह, शिवानंद नौटियाल, इनमें से किसी का नाम आ सकता है। या फिर पूछा जा सकता है डॉक्टर शिवानंद नौटियाल किससे संबंधित है, तो वो जो है इतिहासकार हैं। ठीक है, जी के अनुसार सप्त सिंधु प्रदेश गढ़वाल ही है। तो ये सप्त सिंधु प्रदेश मतलब सप्त माने सात, सप्त माने सात, सिंधु माने, सिंधु मतलब यहाँ पर सिंधु से तात्पर्य नदी से है, सप्त यानी कि 7 नदियों का देश या प्रदेश, तो उसका संबंध किससे है, गढ़वाल से है। ऐसा बोलते हैं हरिराम धस्माना, भजन सिंह और शिवानंद नौटियाल। और यहाँ पर पे जो है प्राणाग्राम भी पाया जाता है। प्राणाग्राम जो है इन्होंने बोला है सप्त सिंधु को, वैसे इन्होंने प्राणाग्राम बोला है। कई बार फोटो लोगों की दिखाई देती है हिंदुस्तान का आखिरी गांव करके, तो हिंदुस्तान का आखिरी गांव जिसको बोलते हैं माणा, कई बार वहाँ दिखते हैं हिंदुस्तान की आखिरी दुकान करके, यहाँ जाते हैं, चमोली में पड़ता है माणा। तो इसी का जो पुराना नाम है वो है प्राणाग्राम, प्राणाग्राम इसका पुराना नाम है, और ये वर्तमान में चमोली में है माणाग्राम। ठीक है, थोड़ा सा भी देखते हैं चमोली को, फिर देखते हैं। मनुष्य के पूर्वज मनु का निवास स्थल भी क्या है, अलकापुरी था। तो मनु बोलते हैं, कई बार बोला जाता है मनुस्क्रिप्ट या मनुस्मृति, मनुस्मृति पढ़ी है, इसके बारे में बात करते हैं। तो इसका जो निवास स्थल है वो अलकापुरी था। तो अलकापुरी जो है चमोली है, जो वर्तमान का चमोली है, चमोली उसको, उसका पुराना नाम, चमोली का पुराना नाम क्या है, अलकापुरी है। तो ये अलकापुरी 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है। चमोली का पुराना नाम क्या था, तो अलकापुरी, अलकापुरी चमोली का पुराना नाम था। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का वर्णन इसी क्षेत्र में है। तो यानी कि किस क्षेत्र में अगर बात करी जाए तो ये जिस क्षेत्र की बात हो रही है ये क्षेत्र है माणाग्राम वाला क्षेत्र। ठीक है, या प्राणाग्राम वाला क्षेत्र। ऋग्वेद में वर्णित सरस्वती नदी का जो वर्णन है वो किस क्षेत्र में है, असल में बोला जाए तो चमोली में है, वो माणाग्राम में। महाभारत के वन पर्व में गंगा द्वार से केदारनाथ के स्थलों का वर्णन है। ठीक, महाभारत के वन पर्व में गंगा द्वार से केदारनाथ के स्थलों का वर्णन है। ठीक है, महाभारत में एक वन पर्व होता होगा, जैसे रामायण में अलग अलग वो होते हैं, सुंदरकांड, बाल कांड, इस टाइप से। तो महाभारत में भी ये डिवाइडेड है। तो वन पर्व में जो है, महाभारत के वन पर्व में गंगा द्वार से केदारनाथ के स्थलों का क्या है, वर्णन है। कुबेर की राजधानी अलकापुरी थी, ऐसा माना जाता है कि कुबेर की राजधानी, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि कुबेर की राजधानी किसे बोलते हैं, तो कुबेर की राजधानी अलकापुरी है। अलकापुरी मैंने बताया, अलकापुरी का मतलब है चमोली, चमोली। तो वन पर्व के अनुसार ही लोमेश ऋषि, तो वन पर्व में एक ऋषि का उल्लेख होगा, लोमेश ऋषि के साथ पांडवों के इस क्षेत्र में आने का उल्लेख है। ठीक है, तो पांडव इधर आए थे, ये बताया गया है वन पर्व में लोमेश ऋषि के साथ, जिस समय यहाँ पर पुलिंद व किरात जातियों का आधिपत्य था। तो जो पुलिंद हैं, ये लोग हैं, पुलिंद ये जातियाँ हैं। तो पुलिंद जो है इनको कुड़िंद भी बोला जाता है, पुलिंद को बोला जाता है कुड़िंद। और कुड़िंद का ही एक शक्तिशाली राजा था सुबाहु। तो सुबाहु की राजधानी क्या थी, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। सुबाहु की राजधानी श्रीनगर थी। सुबाहु जो है कुड़िंद जाति का एक राजा था, पुलिंद जाति का। पुलिंद बोले या कुड़िंद बोले, बात एक ही है। तो सुबाहु से एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि सुबाहु की राजधानी कहाँ थी, तो सुबाहु की राजधानी जो है श्रीनगर में थी। और किरात जातियों का आधिपत्य था किस समय पे, जिस समय पे पांडव यहाँ आए थे लोमेश ऋषि के साथ। ठीक है, केदारखंड में आए थे। किरात जाति जो है, ये किरात जाति अभी देखते हैं क्या है इसके आगे। तो ये जो सुबाहु है, सुबाहु के बारे में थोड़ा और जानकारी ये है कि ऐसा माना जाता है कि सुबाहु ने, जो राजा सुबाहु था, इसने पांडवों की तरफ से युद्ध में भाग लिया था कौरवों के खिलाफ। ठीक है, तो कौरव और पांडवों के युद्ध से ये रिलेटेड है महाभारत से। अच्छा, तो सरस्वती नदी का जो उद्गम बोले या जहाँ बहती थी, तो वो वर्तमान में चमोली में बहती थी अगर बोला जाएगा, या अलकापुरी में, या फिर माणाग्राम भी आएगा, तो एक ही बात है। तो सरस्वती नदी और अलकनंदा का संगम केशव प्रयाग में होता था। अभी अस्तित्व में नहीं है सरस्वती नदी, तो केशव प्रयाग में इनका संगम होता था। ठीक है, माणाग्राम के ही निकट पे है ये। इसके बाद राजा विराट की पुत्री का विवाह अभिमन्यु से हुआ था। ठीक है, तो एक राजा हुआ होगा यहाँ उत्तराखंड में ही या केदारखंड में, तो उसका नाम था विराट। तो विराट की पुत्री का विवाह किससे हुआ, अभिमन्यु से हुआ था। अब थोड़ा सा माणाग्राम के बारे में और जानते हैं। ऋग्वेद के अनुसार प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा कहाँ पर करी थी,
यहीं करी थी। कहाँ पर? माणा ग्राम में। तो वो जो फ़ोटो कई लोग खिंचाते हैं हिंदुस्तान का आखिरी गांव, वो काफ़ी ऐतिहासिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है, माणा ग्राम। यानी कि ये जो है माणा ग्राम जो है चमोली में है। इसको कई बार प्राणाग्राम भी बोलते हैं। प्राणाग्राम क्यों बोलते होंगे, ये इस वाक्य से समझ में आ रहा है। ये प्राणी नहीं, प्राणाग्राम। प्राणाग्राम। तो प्राणाग्राम भी इसको बोला जाता है। प्रलय के बाद सप्त ऋषियों ने अपने प्राणों की रक्षा जो है यहीं करी थी। मनु का निवास स्थल भी क्या था? अलकापुरी था। एक क्वेश्चन ये आ सकता है, ठीक है। सरस्वती नदी कहाँ बहती है? प्राणाग्राम में, ठीक है। इसका जो एक पांडल पुल का ये उल्लेख है, पाषाण शिला पुल या फिर इसको भीम पुल बोलते हैं, ये माणा ग्राम में पाया जाता है। तो कोई नहीं, आगे देखेंगे इसके बारे में क्या है। इस समय गढ़वाल में 2 विद्यापीठ थे। किस समय की बात हो रही है? मतलब ये काफ़ी पुरानी बात है, एग्जैक्ट इसमें सन तो बताया नहीं है। तो गढ़वाल में या फिर केदारखंड में जो है कितने विद्यापीठ विद्यमान थे? 2 विद्यापीठ। मतलब वही जो गुरुकुल जहाँ पुराने टाइम पे शिक्षा या फिर ज्ञान लेने के लिए जाया करते थे पुराने। तो बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम 2 का उल्लेख है। गढ़वाल में 2 विद्यापीठ थे, बद्रिकाश्रम और कर्णवाश्रम, जिसमें से कर्णवाश्रम जो है इम्पोर्टेंट है। कर्णवाश्रम के बारे में बताया गया है। कर्णवाश्रम या फिर इसको चौका घाट बोलते हैं, ये पौड़ी गढ़वाल के अंदर आता है। तो कर्णवाश्रम का जो अभी नाम है इस समय पे वो है चौका घाट। चौका घाट, चौका घाट मतलब कर्णवाश्रम से रिलेटेड है। कर्णवाश्रम का ही नया नाम है, अभी का नाम है चौका घाट, जो कि पौड़ी गढ़वाल जनपद पे है। तो मालिनी नदी के तट पर है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। किस नदी के तट पर कर्णवाश्रम था? तो कर्णवाश्रम जो है मालिनी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ पर भरत का जन्म हुआ था, ठीक है। भरत का जन्म कहाँ पर हुआ था? यहीं पर हुआ था। और दुष्यंत शकुंतला का प्रेम प्रसंग, जिसका वर्णन जो है अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने किया था, उसकी रचना भी यहीं पर हुई थी, ठीक। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद महाभारत में बद्रीनाथ को विशालपुरी कहा गया है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, बद्रीनाथ का पुराना नाम क्या था? तो बद्रीनाथ का पुराना नाम था विशालपुरी। बद्री विशाल कहते हैं ना, विशाल, बद्री विशाल। तो जो विशालपुरी जो है बद्रीनाथ का पुराना नाम था, ठीक। अब इसके बाद हमने केदारखंड के बारे में पढ़ लिया। अब थोड़ा सा मानसखंड के बारे में पढ़ लेते हैं। तो मानसखंड के बारे में अगर पढ़ते हैं तो मानसखंड जो है वर्तमान में कुमाऊं है। पौराणिक कथाओं के अनुसार चंपावत के कांतेश्वर या कानदेव पर्वत है एक, वहाँ पर विष्णु का कच्छप अवतार हुआ था। क्या हुआ था? कुर्मू या फिर कच्छप अवतार। कच्छप अवतार मतलब कछुआ, कछुआ का अवतार लिया विष्णु ने। तो कालांतर में मानसखंड के इस क्षेत्र को कुर्मांचल कहा गया। क्या कहा गया? कुर्मांचल कहा गया। और कुर्मांचल को ही अभी जो कुमाऊनी में कुमू बोल देते हैं या फिर कुमाऊं बोलते हैं, उसको कुमाऊं कहलाता है। तो कुमाऊं का जो नाम आया वो आया विष्णु भगवान के कांतेश्वर पर्वत में कच्छप अवतार के कारण, कुमाऊं। ब्रह्म पुराण व वायु पुराण के अनुसार यहाँ किरात, किन्नर, यक्ष, गंधर्व, विद्याधर, नाग आदि जातियों का निवास की पुष्टि होती है। यक्षों की पुष्टि होती है यहाँ पर जाखन देवी मंदिर से। तो जाखन देवी मंदिर से किसकी पुष्टि होती है करके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आया तो जाखन देवी मंदिर से यक्षों की पुष्टि होती है। इसके बाद देखते हैं, इसके बाद है नाग जाति का निवास स्थल। तो नाग जाति जो है यहाँ पर पाई जाती है बेनी नाग। ये बेनी नहीं है असल में, गलत लिखा है, वैसे बेरी नाग है, अगर बेरी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम कई बार चेंज हो गया है करके भी हो रहा था। इसका नाम हो गया बेरी नहीं, बेड़ी नाग। तो बेड़ी नाग करके नाम इसका रहना चाहिए करके बोलते हैं वहाँ के लोग। तो बेड़ी है, इसने बेनी लिखा है, बेनी नहीं होता ये है बेड़ी नाग। वैसे बेरी नाग बोलते हैं हम, जैसे बोलते हैं। तो धौली नाग, काली नाग, पिंगल नाग आदि प्रमुख है। इसमें से जो मेन है वो यही है बेरी नाग। क्वेश्चन आ सकता है कि बेरी नाग कहाँ, किस जनपद में है, ये तो हमको पता ही है, पिथौरागढ़। तो किरात निवास के साक्ष्य उनके वर्तमान वंशजों से और भी प्रमाणिक लगता है। किरात निवास के साक्ष्य
उनके वर्तमान वंशजों से और भी बड़ा। तो किरात जो है ये जनजाति है, एक जाति है, जनजाति, जिसको वनराजी जनजाति बोला जाता है। वन रावत मेरे ख्याल से यही होते होंगे, वनराजी जिनको बुलाता है। ये एक आदम जनजाति है और ये अस्कोट, डीडीहाट और धारचूला में पाई जाती है। किरात के वंशज जो है वहाँ पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। खस जाति के मानसखंड में निवास की पुष्टि होती है एवं इसके इस समय बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार हुआ। खस जाति, ठीक है, खस जाति भी जो है यहाँ उत्तराखंड में यानी कि कुमाऊं में पाई जाती है और उस समय पे बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रचार हुआ। मानसखंड के अनुसार कार्तिकेय का जन्म जागेश्वर धाम में हुआ था। मानसखंड के अनुसार कार्तिकेय का जन्म जागेश्वर धाम में, ठीक है। तो कार्तिकेय अगर जागेश्वर अल्मोड़ा में जैसे वहाँ दिखाई देता है, तो वहाँ पर अगर हम जाते हैं तो वो इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पर पे कार्तिकेय का जन्म हुआ था, जो कि भगवान शिव के पुत्र थे। एक तो गणेश जी और दूसरे कार्तिकेय, इनको बोलते हैं कार्तिक, बोलते हैं कार्तिकेय। तो उनका जन्म कहाँ हुआ था? जागेश्वर में माना जाता है। तो जागेश्वर किस नदी के किनारे है अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए तो जटागंगा नदी के किनारे जागेश्वर धाम स्थित है, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने काफ़ी चीज़ें देखी। अगले वीडियो में हम ऐतिहासिक काल के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने 2 चीज़ें कंप्लीट कर ली हैं इतिहास में। पहला चीज़ हमने कंप्लीट करी है प्रागैतिहासिक काल, प्रागैतिहासिक, ठीक है, प्रागैतिहासिक काल हमने कर लिया। उसके बाद हमने पढ़ लिया है आद्य ऐतिहासिक, ठीक है, आद्य ऐतिहासिक, ठीक। और जो अब लास्ट बचता है, सॉरी, प्रागैतिहासिक पढ़ लिया हमने, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक, 2 काल बचे हुए मेरे ख्याल से। आद्य ऐतिहासिक हमने अभी नहीं पढ़ा है, आद्य ऐतिहासिक काल अब हम शुरू करेंगे। अभी तक हमने पढ़ लिया है प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल भी हमने पढ़ लिया है, सॉरी। प्रागैतिहासिक हमने फर्स्ट वीडियो में ही कवर कर लिया था और आद्य ऐतिहासिक काल पिछले वीडियो में और इस वीडियो में हमने कवर किया। मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था कि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये आद्य के अंदर आएगा या फिर प्रागैतिहासिक काल के अंदर आएगा। तो प्रागैतिहासिक काल हमने फर्स्ट वीडियो में कवर कर लिया। आद्य ऐतिहासिक काल के हमने 2 वीडियो बना लिए। फर्स्ट वीडियो इससे पहले आ गया है और आद्य ऐतिहासिक काल ये कंप्लीट हो गया है। तो एक और चीज़ मैं इस वीडियो के लास्ट में बता देता हूँ कि मैंने इसमें बना दी है प्लेलिस्ट, क्योंकि अलग अलग टॉपिक के वीडियो इसमें मैं डाल रहा हूँ। तो अलग अलग टॉपिक के वीडियो आएंगे, तो उनको एक साथ अगर देखना है तो वहाँ पर प्लेलिस्ट में जाना। प्लेलिस्ट में उत्तराखंड हिस्ट्री का अलग मिल जाएगा, एक लिस्ट मिल जाएगी, इसमें 1 2 3 करके मिलेगा वीडियोस, और हिंदी का अलग, इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी। तो इस वीडियो में इतना ही।